कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। आइए आज हम साइंस यानी विज्ञान को समझते हैं। देखिए, जहां जब तक हमारी नजर जाएगी, जिस जिस वस्तु पर जाएगी, वो सब विज्ञान का नमूना है, विज्ञान का ही तत्व है। क्लियर है? तो हम वैज्ञानिक पद्धतियों को समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे, ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हम विज्ञान को किस तरीके से समझेंगे। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइंस है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे मेरे बच्चों? 4 पार्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे? साइंस को 4 पार्ट में। क्लियर है? और इन 4 पार्ट में जैसे सबसे पहला आपका हो जाएगा जीव विज्ञान। क्या होगा? जीव विज्ञान। क्लियर है? दूसरा हमारा हो जाएगा रसायन विज्ञान। दूसरा क्या रहेगा मेरे बच्चों? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट हमारा होगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स। और चौथा हमारा रहेगा मेरे बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान की प्रौद्योगिकी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्लियर है क्या सभी को? तो हम लोग साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 4 पार्ट में। सबसे पहला जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा भौतिकी यानी फिजिक्स, और चौथा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मेरे बच्चों। क्लियर है? अब सबसे पहले आप 9th क्लास याद कीजिए। 9th क्लास में एक परिभाषा थी विज्ञान की, और वो थी कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज साइंस। क्लियर है? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। जब उसमें जीवों का अध्ययन किया जाए मेरे बच्चों तो जीव विज्ञान बनता है। जब केमिकल्स का अध्ययन किया जाए यानी रसायन का अध्ययन किया जाए तो रसायन विज्ञान बनता है। जब भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाए तो भौतिक विज्ञान बनता है। और जब उसमें टेक्नोलॉजी शामिल कर ली जाए तो वो साइंस एंड टेक का पार्ट बन जाता है। क्लियर है? तो आज के हम इस पार्ट में सबसे पहले वाले इस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी हम देखेंगे जीव विज्ञान वाले पार्ट को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का इंग्लिश वर्ड है जो आपका, वो है बायोलॉजी। क्लियर है? और बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है मेरे बच्चों? ग्रीक भाषा का। क्लियर है? ग्रीक भाषा का या लैटिन भाषा का आप बोल सकते हैं, उस भाषा का शब्द है। और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है मेरे बच्चों, बायोज प्लस लोगोज। बायोज प्लस लोगोज। क्लियर है? बायोज का मतलब होता है मेरे बच्चों जीवित कोशिका। क्या मतलब होता है? जीवित कोशिका। क्लियर है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं लिविंग सेल। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों इसको? लिविंग सेल। और लोगोस का मतलब होता है मेरे बच्चों अध्ययन यानी कि स्टडी। क्लियर है? इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन ग्रीक भाषा का शब्द है, और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग सेल, और स्टडी का मतलब, लोगोज का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जीवित कोशिकाओं का क्या करना है? अध्ययन करना है। क्लियर है? तो जीवित कोशिकाओं के अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को हम जीव विज्ञान नाम देते हैं। क्लियर है? अगर आपसे कोई ये पूछे कि जीव विज्ञान शब्द जो है वह किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो हम आंसर देंगे बायोज और लोगोज। देखिए ऑप्शन में वो इस प्रकार से देगा, बायो प्लस लॉजी। और आप और हम सब जानते हैं कि 99% स्टूडेंट जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है वो बायो प्लस लॉजी लगाकर आ जाएगा। दूसरा दे देगा वो बायोज प्लस लॉजी, तीसरा देगा वो बायोज
प्लस लोगोज और चौथा देगा वो बायो प्लस लोगोज। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इस प्रकार हम समझते हैं कि बायोस प्लस लोगोज दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी शब्द की क्या हुई है मेरे बच्चों? उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? अब जब हम इस शब्द की बात करें कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जीव विज्ञान जो शब्द है मेरे बच्चों वह लगभग 1801-2 में दो वैज्ञानिक हुए हैं। उनका नाम क्या है? लेमार्क और ट्रेविनेरस। क्या नाम है मेरे बच्चों? लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। इन्हीं दो वैज्ञानिकों के आधार पर कहा जाता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का अगर किसी ने प्रयोग किया मेरे बच्चों तो वो है लेमार्क और ट्रेविनेरस। और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया? 1801-1802 में। क्लियर है? अब ये जो जीव विज्ञान है इसको हम दो भागों में लेकर अध्ययन करते हैं मेरे बच्चों। जीव विज्ञान को हम दो भागों में लेकर अध्ययन करते हैं। जैसे हमने इसको पहला नाम दिया है जंतु जगत। क्या नाम दिया है मेरे बच्चों? जंतु जगत। और दूसरा हमने इसको नाम दिया है पादप जगत। क्लियर है? यानी कि हम इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक में एनिमल्स आते हैं और दूसरे पार्ट में मेरे बच्चों प्लांट्स आते हैं। क्लियर है? पादप मतलब प्लांट्स और जंतु मतलब एनिमल्स। क्लियर है? या इसके अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है यानी जूलॉजी कहा जाता है, और इसके अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है यानी कि वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। क्लियर है? तो जो जंतु जगत है उसमें जीवों में किन जीवों का? एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। और जो बॉटनी होगा मेरे बच्चों उसमें पादप यानी प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। प्लांट्स एनाटॉमी है ना, प्लांट्स किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उन सब चीजों को लेकर प्लांट जो है वनस्पति यानी बॉटनी में जो है उसको पढ़ा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इसको जंतु विज्ञान कहते हैं मेरे बच्चों। इसके जनक, जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है मेरे बच्चों? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन जीव विज्ञान के लिए डायरेक्टली भी पूछा जाता है तो उसमें भी आप लगा देंगे अरस्तु। यानी जीव जंतु विज्ञान के पिता कौन है मेरे बच्चों? अरस्तु है। क्लियर है? कौन है? अरस्तु है। ठीक है? अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है मेरे बच्चों, नाम है पुस्तक का हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया। क्लियर है? और इस पुस्तक में अरस्तु ने लगभग जीवों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। जीवों का क्लासिफिकेशन करने की भी इन्होंने यहां प्रयास किया है। और इस पुस्तक से हमें काफी जीवों के बारे में क्या पता चलता है? उनकी एनाटॉमी तक हमें यहां पर यानी उनकी आकारिकी तक हमें यहां पता चलती है। क्लियर है? तो आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु है। इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? तो हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया। क्लियर है? उसी प्रकार से एक पार्ट है मेरे बच्चों पादप जगत यानी प्लांट वाला पार्ट, और इसके पिता के रूप में जाना जाता है मेरे बच्चों थ्रियोफ्रेस्टस को। किसको जाना जाता है? थ्रियोफ्रेस्टस को। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे वनस्पति विज्ञान के पिता थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्लियर है? और इन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम। क्लियर है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के पिता थ्रियोफ्रेस्टस हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम।
हिस्टोरिका प्लांटेरम। और इसमें ऐसा है वर्णन है कि लगभग 400 से अधिक पेड़ पौधों का, प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो किसने दिया है? थियोफ्रेस्टस ने। तो अभी हमने क्या जाना मेरे बच्चों कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1801-2 में दिया। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग जंतु जगत है और दूसरा भाग पादप। ये काम अरस्तु द्वारा किया गया है। और हम क्या देखते हैं कि जंतु जगत के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जबकि पादप जगत के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका एनिमेलिया नाम की पुस्तक लिखी है और इन्होंने हिस्टोरिका प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी है। क्लियर है? आगे हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि इसी के आगे जब हम जंतु जगत में जाते हैं तो जंतु जगत को यानी कि जीव विज्ञान में स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? जंतु जगत की यानी जूलॉजी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और जूलॉजी में हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि एक भाई साहब आते हैं। इन भाई साहब का नाम है व्हिटकर। क्या नाम है इनका? व्हिटकर। और व्हिटकर, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है जीवों को। कौन कौन से 2 भाग? एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। क्लियर है? आगे जाकर एच व्हिटकर नाम के एक व्यक्ति आते हैं और ये व्यक्ति इन जीव जंतु विज्ञान को 5 जगत में वर्गीकरण करते हैं। कितने जगत में? 5 भागों में इसका क्या करते हैं मेरे बच्चों? वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? और 5 भागों में जब वो जीव विज्ञान को वर्गीकृत करते हैं तो वो कहते हैं कि पहला पास जो है आपका वो प्रोटेस्टा हो जाएगा, दूसरा जो है वो मोनेरा हो जाएगा और तीसरा जो है वो कवक जगत हो जाएगा और चौथा जो है वो जंतु जगत हो जाएगा और 5वां जो है वो पादप जगत हो जाएगा। मतलब समझने का हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली वर्गीकृत करके हमको दी और हमको बताया प्रोटेस्टा, मोनेरा, कवक, जंतु और पादप जगत। ये बहुत आउटर लाइन में आपके लिए तैयार कर रहा हूं जिसकी मदद से हमें पूरा जीव विज्ञान समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया। क्लियर है? लेकिन आगे चलकर हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि एक और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कहीं कहीं किताबों में इनको कोरोलस लीनियस भी कहा गया है। आप ज्यादा परेशान इस बात को लेकर मत होइए। क्लियर है? इन्होंने लगभग 1734-35 में मेरे बच्चों 1734-35 में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है सिस्ट्रेमा नेचुरी। क्या नाम है उस पुस्तक का? सिस्ट्रेमा नेचुरी। क्लियर है? सिस्ट्रेमा नेचुरी। और सिस्ट्रेमा नेचुरी नाम की इस पुस्तक में इन्होंने भी इसे 5 भागों में जीवों को वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और इन्होंने जिन 5 भागों में वर्गीकृत किया है मेरे बच्चों, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उसी के आधार पर वर्तमान में पूरे जीव जंतु विज्ञान का हम अध्ययन करने में सक्षम हो पाए हैं। क्लियर है? तो वह 5 जगत भी ठीक ठीक वही है जो किसका था? व्हिटकर का था। क्लियर है? प्रोटेस्टा, मोनेरा, कवक, जंतु और पादप जगत। क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं, इन्होंने क्या किया? जीवों की पहचान के लिए जाति और वंश, फाइलम जैसी चीजें यहां पर लाकर रखी। और जाति और वंश मतलब किसी भी जीव को पहचानने के लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाया और वो था जाति और वंश।
क्लियर है? इस पर हम बात आगे चलकर वर्गीकरण वाले पार्ट में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। तो आपसे पूछा जाए कि कैरोलस लीनियस कौन है, तो ध्यान रखना ये एक जीव वैज्ञानिक है और इन्होंने वर्गीकरण किया है जीवों का, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का क्या कहा जाता है? पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लियर है? वर्गीकी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है या आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है बच्चों? सिस्टेमा नेचुरी। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं मनुष्य, तो मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस। तो दो वर्ड यूज किए गए, एक जाति के लिए, एक वंश के। देखिए यहां जाति ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वाली जाति नहीं है, यहां वैज्ञानिक दृष्टि से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, होमो, और क्या रखा गया मेरे बच्चों? सेपियंस। क्लियर है? आजकल एग्जाम्स में इस प्रकार से आता है होमो सेपियंस लीन। लीन खोजकर्ता के रूप में लिखा जाता है क्योंकि ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्लियर है? जैसे मैं एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मेंढक होता है। क्लियर है? मेंढक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। क्या नाम है उसका? राना टिग्रीना। क्लियर है? उसी प्रकार से मैं आपको जैसे एक पादप जगत में चलते हैं थोड़ी देर के लिए और हम बात कर लेते हैं आम की। तो आम का जीव वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर है? तो ये जो दो दो शब्द हम देख रहे हैं कि हर एक जंतु में भी और पादप में भी ये दो दो शब्द क्यों आ रहे हैं? तो ये जाति और वंश को ही क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। और ये काम किया है कैरोलस लीनियस ने, इसलिए हम आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं मेरे बच्चों? किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। चलिए, अब यहां पर एक बात हुई थी कि हमने कहा था कि जीवित कोशिका का अध्ययन, जीवित कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। तो यहां जीवित तो समझ में आ गया, लिविंग सेल्स की बात। अब ये जो बात हो रही है कि कोशिका ये क्या होती है, आइए हम उसको एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कोशिका आखिर होती क्या है। क्लियर है? देखिए, दुनिया में कोई भी जीव अगर है, कोई भी, प्रत्येक जीव बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है और उस छोटी चीज को हम कोशिका कहते हैं जीवों की। क्लियर है? मान लीजिए जैसे मैं हूं, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं एक इंसान के रूप में, तो ये जो इंसान है ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं, कोशिकाओं से फिर ऊतक, ऊतक से फिर अंग, अंग से अंगतंत्र, इस प्रकार से हम मिलकर बने हैं। यानी कि अगर मैं, मेरा ये हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस हाथ के इतने से पार्ट को यहां से काट के अलग करूं और उसको बारीक बारीक पार्ट में काटूं तो एक बहुत छोटा सा पार्ट मुझे मिलेगा। अर्थात मुझे यह समझ में आएगा कि बहुत छोटे छोटे पार्ट आपस में मिलकर किसी बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं। जब जीव की बात इस मामले में आती है तो उस छोटी सी पार्ट को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी या क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सेल बायोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है?
अब हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बहुत छोटे से फैक्टर में समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे शरीर का ये आकार बना है, मतलब इसका एक शेप है, और ये बहुत सारे वर्क भी करता है, बहुत सारे क्या करता है, वर्क भी करता है। क्लियर है? इस प्रकार हम क्या बात कर रहे हैं मेरे बच्चों कि ये जो कोशिका है, कोशिका किसी भी जीवित शरीर की, ध्यान रखिएगा, किसी भी जीवित शरीर की सबसे छोटी पहली बात हम करेंगे कि ये संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है मेरे बच्चों। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्लियर है? और दूसरी है ये किसी भी जीवित शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई। क्लियर है? तो किसी भी जीवित शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? कोशिका कहा जाता है। बात समझ में आई? मतलब आप किसी भी जीव की सबसे छोटी यूनिट, मेरे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, मतलब ज्यादातर जीव जो होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो करोड़ों कोशिकाएं, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। यानी आपको एक छोटा सा संरचनात्मक पहलू समझाता हूं कि जैसे कोशिका और कोशिका आपस में मिलकर मेरे बच्चों ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। ये कुछ इस प्रकार से बात हुई है कि बहुत सारी ईंट मिलकर एक किसी दीवार का निर्माण करती है। उसी प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो जैसे ईंट और ईंट से दीवार बनी है, वैसे ही कोशिका और कोशिका से क्या बनता है मेरे बच्चों? ऊतक का निर्माण होता है। क्लियर है? दूसरा, अगर हम इन ऊतकों को आपस में जोड़ दें, ऊतक मतलब टिश्यूज, ऊतक मतलब टिश्यूज, तो ऊतक और ऊतक आपस में मिलकर मेरे बच्चों अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जैसे दीवार और दीवार आपस में मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है, दीवार और दीवार आपस में मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है। और ये जो कमरा है, जैसे मैंने कहा अंग और अंग मिलकर मेरे बच्चों अंग तंत्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार जैसे कमरे बहुत सारे जब मिल जाए तो एक मकान का निर्माण होता है। बात समझ में आई? जिस प्रकार बहुत सारे कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं, वैसे ही अंग और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं मेरे बच्चों? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है? और इन अंग तंत्रों को अगर हम मिला दें, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को हम मिला दें, तो किसका निर्माण होता है मेरे बच्चों? बॉडी का निर्माण होता है, यानी शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे पास 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं कि पहली बात, कोशिका किसी भी जीवित शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, और इसी के द्वारा किसी भी जीवित शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरी बात, जैसे कोशिका सबसे छोटी हो गई, तो कोशिका और कोशिका मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बना रहे हैं, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी जो संरचना हो गई मेरे बच्चों, वो क्या हो गई? ऊतक हो गई। बात समझ पा रहे हैं? क्या हो गई है? ऊतक हो गई है। क्लियर है? आइए अब हम क्या देखते हैं कि इस कोशिका का आखिर इतिहास क्या रहा होगा, है ना? जीव वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसको खोजा होगा, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कोशिका के इतिहास पर, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। क्लियर है?
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे बच्चों कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। क्लियर है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। क्लियर है? अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है मेरे बच्चों? रॉबर्ट हुक। सन है अगर हम बात करें तो 1665, 1665। इस समय क्या हुआ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज हुई, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोजा गया। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मदद से रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पतली कार्क कोशिकाएं ली। ध्यान रखिएगा, पतली कार्क कोशिका। अब आप समझने का हल्का सा प्रयास करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। जैसे क्या है, सुनिएगा ध्यान से। रॉबर्ट हुक आते हैं और वो पेड़ों को देखते हैं। पेड़ों को जब उन्होंने देखा तो पेड़ों का, आपको पता होगा, पेड़ के ऊपर छाल होती है। उस छाल को उन्होंने लिया और सूखी हुई छाल को जब ऐसे किया तो वो पूरी तरीके से बिखर गई होगी, है ना? सड़ी हुई छाल क्या हो गई होगी? बिखर गई होगी। जब बिखरी तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैंने जो बहुत सारा बूरा नीचे गिराया है, ये बूरा अगर एक साथ मिल गया तो फिर से छाल का निर्माण हो जाएगा। तो मतलब सूखे हुए लकड़ी के बुरादे को यहां कॉर्क सेल हम कह रहे हैं। क्लियर है? और इसको जब पानी की एक बोतल में डालकर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलेंगे? कण मिलेंगे। और वही कण आपस में जुड़ जाए तो फिर से छाल का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। तो यहां बात हुई कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने पतली कॉर्क कोशिका को बोतल में ही, मान लीजिए, देखा था, बोतल में रख के देखा था। आपको पता है कि वो जो कोशिका थी सूखी लकड़ी की थी, इसलिए उस कोशिका को हमने नाम दे दिया मृत कोशिका, यानी डेड सेल। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? डेड सेल। बात आपको समझ में आई क्या यहां तक? तो प्रश्न पूछा जाएगा, कोशिका की खोज किसने की? तो वो रॉबर्ट हुक ने की है। कब की मेरे बच्चों? 1665 में की है। और वो कोशिका कैसी थी मेरे बच्चों? मृत कोशिका थी। और किसमें देखी गई थी? कार्क कोशिका में। क्लियर है? थोड़ा सा समय बीता और एक और वैज्ञानिक आते हैं सन 1674 ईस्वी में, और इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है मेरे बच्चों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रखेंगे ल्यूवेनहॉक। क्या नाम याद रखेंगे? ल्यूवेनहॉक। और 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की मेरे बच्चों? जीवित कोशिका की, यानी लिविंग सेल की जो है इन्होंने खोज की। अब आप सुनिए क्या हुआ। इन्होंने उस जीवित कोशिका की खोज कैसे की और सबसे पहले कहां देखा? तो इन्होंने मेरे बच्चों देखा था दांतों की खुरचनी में। दांतों की किसमें मेरे बच्चों? खुरचनी में। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। जैसे एक मैं कहानी आपको सुनाता हूं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक दिन एक शादी में गए, है ना? मैं कहानी बता रहा हूं। एक शादी में गए, बढ़िया गुलाब जामुन, है ना, रायता, श्रीखंड, आप जानते होंगे, बढ़िया व्यंजन खाए। और जब रात में इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन उन्होंने खाए और सुबह उठे, और सुबह उठ के जब अपने हाथ को इस तरीके से मुंह पे फेरा तो मुंह के अंदर से हवा निकल के आई। और जब हवा आई, हाथ पे टकराई और पुनः नाक तक पहुंची तो उन्हें बदबू आई, भयंकर वाली। और जब बदबू उनके अपने मुंह से आई तो उन्हें लगा मैंने रात में तो बढ़िया गुलाब जामुन, श्रीखंड जैसी चीजें, बढ़िया व्यंजन खाए थे, स्वादिष्ट व्यंजन, तो मेरे रात में मेरे मुंह से बदबू क्यों आ रही सुबह? उन्होंने देखा कि जरूर इसके अंदर कोई बात है। अब क्या किया होगा? अब उन्होंने दांत के अंदर ऐसे हाथ डाल के खुरचनी की, और खुरचनी करके जब जरा सा हिस्सा निकाला, उस हिस्से को स्लाइड पर तैयार किया और माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्होंने पाया कि उस दांत की खुरचनी के इतने से हिस्से में लाखों करोड़ों बारीक बारीक जीव रेंग रहे हैं, मतलब कीड़े, जिन्हों को उन्होंने नाम दे दिया जीवाणु, बैक्टीरिया।
क्या नाम दे दिया उन्होंने उसका? जीवाणु या बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया। बात आप समझ गए हैं? मतलब हमारे मुंह के अंदर जब हम रात में खाना खाते हैं और सुबह, तो जो खाना अमाशय तक पहुंच गया, स्टमक तक पहुंच गया, उसका तो पाचन हो जाता है, क्योंकि पाचन करने की शक्ति किसके पास है? स्टमक के पास, छोटी आंत के पास। लेकिन जो खाना नहीं पच पाता है वो हमारे दांतों के आसपास लगा रहता है, वो सड़ जाता है और उसमें क्या पड़ जाता है मेरे बच्चों? बैक्टीरिया पड़ जाता है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की दांतों की खुरचनी से, और उसको नाम दिया जीवाणु। इसलिए जीवाणु की खोजकर्ता के रूप में भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाना जाता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक इतिहास में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्लियर है? यानी जीवाणु विज्ञान के पिता। जीवाणु विज्ञान के क्या मेरे बच्चों? पिता या जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आई? यानी इस प्रकार हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, लेकिन वो मृत कोशिका थी। 1674 में जीवित कोशिका की खोज हुई और वो की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांतों की खुरचनी में। बात समझ में आई? इससे आगे और जब हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इससे आगे और हम जब बढ़ते हैं तो हम दुनिया की कोशिकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं, मैं कौन से स्तर की बात करूं? विश्व स्तर की। तो विश्व में सबसे छोटी जो कोशिका है, ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी कोशिका है मेरे बच्चों, वो बैक्टीरिया की ही कोशिका होती है। उसका नाम है, सबसे छोटी जो कोशिका है मेरे बच्चों, उसका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्लियर है? और ये किसकी है मेरे बच्चों? ये वास्तव में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की ही कोशिका है। क्लियर है? क्लियर है? और इसका जो आकार है वो लगभग 0.1 से 0.5 म्यू माइक्रोन तक जाता है। क्लियर है? और यह विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। क्लियर है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और इसी प्रकार से अगर हम विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें मेरे बच्चों, तो बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का क्या मेरे बच्चों? अंडा। क्लियर है? यह विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर है? अगर हम मनुष्य की बात करें मेरे बच्चों, तो मनुष्य में भी हम इस प्रकार की कैटेगरी बना सकते हैं कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ना? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्लियर है? सबसे लंबी कोशिका की भी हम एक कैटेगरी मनुष्य में बना लेते हैं, क्योंकि आजकल यहां से क्या है, प्रश्न बन रहे हैं। क्लियर है? तो जब हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका मेरे बच्चों शुक्राणु की कोशिका होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्पर्म सेल। क्लियर है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका भी आकार लगभग 0.1 म्यू माइक्रोन से 0.5 म्यू माइक्रोन तक हो सकता है। क्लियर है? अगर हम बात करें मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका की, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? अंडाणु होता है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओवम। ये महिलाओं के शरीर में प्रतिमाह निर्मित होने वाली एक कोशिका मात्र है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु या ओवम। जबकि अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें मनुष्य की, तो सबसे लंबी कोशिका होती है मेरे बच्चों तंत्रिका कोशिका, जिसको हम कहते हैं नर्वस सेल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नर्वस सेल।
तो सबसे छोटी मनुष्य की कोशिका शुक्राणु की कोशिका होती है, सबसे बड़ी अंडाणु की कोशिका होती है और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है मेरे बच्चों। तो यहां से हमने विश्व का भी क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, कि छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, मनुष्य की भी छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी और लंबी कौन सी। क्लियर है? अच्छा, अभी एसएससी जैसी परीक्षाओं में एक क्रम और बना दिया है कि दूसरी सबसे छोटी कोशिका है ना, सबसे छोटी कोशिका तो हमने ले ली शुक्राणु, दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है मेरे बच्चों आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। आपको पता होगा कि हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी नाम की दो कणिकाएं होती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिका। क्लियर है? और यह मनुष्य की दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है, दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, सबसे छोटी तो कौन हो गई? शुक्राणु, और दूसरी सबसे छोटी हो गई मेरे बच्चों आरबीसी। इस प्रकार हम मनुष्य और विश्व की जो कोशिकाएं हैं उनमें हम क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक की बात हमको समझ में आई मेरे बच्चों। क्या हुआ था, एक एग्जाम में अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। क्लियर है? और सबसे छोटी कोशिका, जैसे अभी हमने अध्ययन किया मेरे बच्चों कि सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु की कोशिका। क्लियर है? लेकिन ऑप्शन में शुक्राणु था ही नहीं। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम की एक सेल है ग्रेन्यूल। क्या नाम है मेरे बच्चों? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है वह भी मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है। अब दिक्कत क्या आ गई कि सर हम शुक्राणु को सबसे छोटी कोशिका माने कि ग्रेन्यूल को माने? ग्रेन्यूल किसकी है? मानव शरीर के सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखिए इसका और इसका आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन में अगर जैसे ये हाथ और ये हाथ बराबर है तो दायां हाथ आए कि बायां हाथ आए, बात बराबर होगी, है ना? तो इसी प्रकार से शुक्राणु आए ऑप्शन में, तब हमारा अगर दोनों आ जाए तब फिर कोई बात ही नहीं होगी, दोनों में से कोई भी लगा दोगे आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई ये नहीं आता है तो फिर इस ग्रेन्यूल सेल को बेटा याद रखना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? तंत्रिका कोशिका होती है। क्लियर है? और यही ऑप्शन में अगला ही क्वेश्चन इस एग्जाम में था, तंत्रिका कोशिका की जगह उन्होंने केवल न्यूरॉन दिया, न्यूरॉन सेल भी नहीं दिया, तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका में ही तो होता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे लंबा यहां न्यूरॉन बन गया और सबसे लंबा यहां पर ग्रेन्यूल बन गया। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कोशिका को हम लंबी और छोटी बड़ी कैसे माप रहे हैं, मतलब क्या फिगर, क्या पैरामीटर होता होगा। तो उसके लिए कोशिका को मापने वाले यंत्र को मेरे बच्चों कहते हैं माइक्रोमीटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? माइक्रोमीटर। और इस माइक्रोमीटर के द्वारा ही कोशिका को क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्लियर है? और कोशिका को मापने की जो इकाई है मेरे बच्चों वो कौन है? इकाई जो है वो है माइक्रोन। वो क्या है मेरे बच्चों? माइक्रोन। ध्यान रखिएगा, कोशिका को मापने वाले यंत्र को माइक्रोमीटर और कोशिका की इकाई जो है जिस मापन, जैसे दूध को लीटर में, आटे को किलोग्राम में, गेहूं को किलोग्राम में, दूरी को किलोमीटर में, ठीक उसी प्रकार से कोशिका को मापने की इकाई क्या होती है मेरे बच्चों? माइक्रोन होती है। क्या होती है? माइक्रोन होती है। और हम इस प्रकार से म्यू माइक्रोन करके लिखते हैं कि 0.5 म्यू माइक्रोन, 0.3 म्यू माइक्रोन, इस प्रकार से हम कोशिका को मापते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आई? चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देख रहे थे मेरे बच्चों, तो आइए मैं आपको अब थोड़ा सा कोशिका का एक चित्र दिखा देता हूं, जिससे आपको आगे की चीजें बेहतर समझ में आएगी। क्लियर है? चित्र को थोड़ा सा हम देखेंगे तो उसको हम आगे समझने में हमारे लिए क्या रहेगा मेरे बच्चों, आसानी रहेगी। चलिए ये देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चों, ये है क्या ये क्या है मेरे बच्चों, जंतु कोशिका है। ये क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जैसे आप समझने का प्रयास करिए, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, सब चीजें हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मानव अंग। इनको क्या कहते हैं? मानव अंग। तो क्या हम इनको मानवांग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। उसी प्रकार ये पूरी एक कोशिका है मेरे बच्चों, और इस पूरी कोशिका में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहां दे रहा है गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, ये एक अंग है। जैसे यहां दे रहा है, दिखाई आपको अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? यह भी एक अंग है। जैसे यहां आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है, जैसे यहां कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, ये खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे राइबोसोम है, जैसे लाइसोसोम है, जैसे सेंट्रोसोम है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। इन जैसे हमारे ऊपर स्किन है मेरे बच्चों, वैसे ही कोशिका के ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। क्लियर है? तो आप क्या पाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया, इन सब अंगों से मिलकर मानव शरीर बना, वैसे ही इस कोशिका के इन सारे अंगों से मिलकर इसका क्या हुआ होगा मेरे बच्चों? निर्माण हुआ होगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें देखिए जरा कि इस पूरी कोशिका में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही, जैसे ये एक चप्पल के आकार का आपको कुछ आकार दिखाई दे रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। मैं एक एक अंग को आपको बढ़िया से एक एक चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप केवल इस स्ट्रक्चर को देखकर ये अनुमान लगाइए कि जैसे हमारे अंग हैं, वैसे ये सब कोशिका के अंग हैं। और किस कोशिका के मेरे बच्चों? जंतु कोशिका के अंग हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कोशिकांग। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोशिकांग। क्लियर है? तो हम कोशिकांगों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम क्या पाएंगे मेरे बच्चों? देखिए, ये जंतु कोशिका है हमारी। ये क्या है मेरे बच्चों? जंतु कोशिका है। और जंतु कोशिका के हमने बहुत सारे अंग में, जैसे यहां लिखा है कोशिका द्रव्य केंद्रक, साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। क्लियर है? अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारक काय है। इन सब चीजों से मिलकर कोशिका का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। कोशिका बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है, मतलब वो एक प्रकार का शरीर है। एक प्रकार का क्या है? शरीर है। क्लियर है? तो हम क्या देखेंगे कि ये जितनी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देख रहे थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने मेरे बच्चों? रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया? कोशिका की खोज की। कोशिका की क्या की? खोज की। लेकिन वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। 1674 में क्या हुआ मेरे बच्चों? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए और इन्होंने मेरे बच्चों डेड सेल की खोज की, सॉरी जीवित कोशिका की खोज की, और हमने उसको नाम क्या दिया था? बैक्टीरिया। क्लियर है? थोड़ा सा और समय बीता मेरे बच्चों, और समय आ गया 1824 का। कब का समय आया? 1824 का। तब तदरोचित नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, और तदरोचित नाम के वैज्ञानिक कोशिका को समझने के लिए, कोशिका को समझाने के लिए एक कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी देते हैं। कोशिका क्या देते हैं मेरे बच्चों? सिद्धांत देते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो 1824 में वो तदरोचित नाम के वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। किंतु यह क्या रहा मेरे बच्चों? असफल रहा। ये पूरी तरीके से कोशिका को समझाने में सफल नहीं हो पाए।
आगे हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों, 1831 का समय आता है, 1831 का ध्यान रखिएगा। और 1831 के समय एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम है मेरे बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर है। और एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है फोंटाना, क्या नाम है मेरे बच्चों, फोंटाना, क्लियर है। तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं मेरे बच्चों, केंद्रक की। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। मैं आगे इसको भी आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की 1831 में, और फोंटाना ने केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस, ये दोनों हमारे सेल के अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं उनको स्ट्रक्चरल में समझाने का आपको प्रयास करूंगा, क्लियर है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है, और फोंटाना ने किसकी खोज की मेरे बच्चों, केंद्रिका की खोज की है, क्लियर है। थोड़ा समय और बीता मेरे बच्चों, तो 1839 का समय आया, और 1800, आप एक बात और ध्यान रखिए कि आपको केवल ये दो सन याद रखने हैं, इसके अलावा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम्स में सन की बजाय फैक्टर पर ज्यादा बात होती है, क्लियर है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, 1839 में दो वैज्ञानिक आते हैं मेरे बच्चों, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। और इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा फिर से कोशिका सिद्धांत दिया गया। फिर से क्या दिया गया मेरे बच्चों, कोशिका सिद्धांत दिया गया, क्लियर है क्या। फिर से कोशिका सिद्धांत दिया गया, और ये जो कोशिका सिद्धांत दिया गया मेरे बच्चों, ये सफल कोशिका सिद्धांत रहा। मतलब इस कोशिका सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई। इस कारण से हम क्या समझते हैं कि सफल कोशिका सिद्धांत 1839 में स्लाइडन एवं स्वान वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। बात यहां तक आपको क्लियर हुई। आगे हम क्या बढ़ते हैं, आपको एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्लाइडन एवं स्वान को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है मेरे बच्चों, नोबेल पुरस्कार, क्लियर है। थोड़ा सा आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो हमें क्या समझ में आता है मेरे बच्चों, फिर थोड़ा सा समय आया तो 1855 का समय आया, 1855 का। कब का समय है मेरे बच्चों, ये 1855 का। और एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम है बच्चों इनका, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। कोशिका विभाजन। अब ये कोशिका विभाजन क्या होता है, मतलब उन्होंने समझाने का प्रयास क्या किया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वतः डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं, और दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं, और ऐसे डिवाइड होते होते कोशिकाएं क्या होती है, स्वतः विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। मैं कोशिका विभाजन में इसको पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा बस आप बेसिक समझने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आ गई क्या। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1955 में कोशिका विभाजन के मामले को तैयार किया, क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। फिर इसी प्रकार से जैसे मैं आपको 1955 की घटना बता देता हूं। 1955 में क्या हुआ, 1955 में राइबोसोम की खोज होती है ना। राइबोसोम की खोज में आपको बता दूं जीव विज्ञान में ईजी पेलाडे द्वारा की गई थी, ईजी पेलाडे द्वारा। और इस राइबोसोम की खोज ने न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इस अंग के बिना कोशिका लगभग अधूरी अधूरी सी होती है। 1955 में ईजी पेलाडे ने इसकी खोज की। आगे हम लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जिसकी खोज रिचर्ड अल्टमान ने की थी। किसने की थी, रिचर्ड
अल्टमान ने, ध्यान रखिएगा, एच कोलिकर ने देखा था रेखित पेशियों में, रिचर्ड अल्टमान ने खोज की और बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने, हां सही सुना आपने, बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया। आगे मैं आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा, यहां तक कि आपको कोशिका की छोटी से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में, मुझे पता हो, आपको आशा है मुझे कि आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम कोशिका के प्रकार को देखेंगे मेरे बच्चों, कोशिका के प्रकार की यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होती है। उसके बाद हम कोशिका के अंगों को समझेंगे, उन अंगों की क्रियाविधि को समझेंगे। क्लियर है, मतलब एक एक चीज आपको बेहतर समझ में आएगी। मैं आपको छोटे से चित्र के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको बेहतर समझ में आए। क्लियर है, हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हम अगले पार्ट में किन किन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया कोशिका द्रव्य, है ना, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना, क्या काम है इसका हमारे शरीर में। उसके बाद हम देखेंगे ये कोशिका द्रव्य हो गया, आपका केंद्रक था वो, है ना, ये केंद्रक है आपका, रॉबर्ट ब्राउन 1831 यहां लिखा हुआ है। उसके बाद हम साइकोप्लाज्म, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म प्रिंट है वहां पर, है ना, तो ये स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, रिचर्ड अल्टमान, है ना, 1886 में उसकी खोजी, देखा किसने, एच कोलिकर ने, तो हम उसको देखेंगे, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको क्यों हमने पावर हाउस ऑफ सेल कहा है, इस प्रकार की चीजों को। ये कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की, है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका कीट पार्थर ने इसकी खोज की। तो ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में, है ना। राइबोसोम, मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन की फैक्ट्री 1955, जॉर्ज पेलाडे, ईजी पेलाडे, है ना। लाइसोसोम क्या है, दवे ने इसकी खोज की है। इसको कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये क्या है, इसको समझेंगे, तारक काय को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम अगले पार्ट में पादप कोशिका को भी बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।